नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। नई सीरीज की तो शुरुआत हो चुकी है, नए महीने की भी शुरुआत है, 1 अगस्त है। और जब जब नए महीने की शुरुआत होती है हम देखते हैं काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा आता है हमारे बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि कई सारे और इवेंट्स होते हैं जिस पर नजर रखनी पड़ेगी। आरबीआई की पॉलिसी है इस हफ्ते, तो ऑफकोर्स वहां पर तो हमारा पूरा फोकस रहने ही वाला है। बट ढेरों नतीजे आ रहे हैं, उनका रिएक्शन भी आ जाएगा, और साथ ही इस हफ्ते भी नतीजों के लिए एक अहम हफ्ता रहने वाला है। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट्स का कैसे हाल है। पिछले हफ्ते की जबरदस्त रिबाउंड के बाद अभी भी आपको ग्लोबल मार्केट्स अच्छे ही मूड में दिख रहे हैं। एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। तेल पर भी आपको रखनी है नजर, और कई सारे और फैक्टर्स भी हैं। एक बार देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते हमने बाजार में किस तरह का एक्शन देखा है। जबरदस्त मूव्स पिछले हफ्ते भी बाजार में आती हुई देखिए। एक रिबाउंड का ही हफ्ता रहा जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो डाउ में भी आपने करीब 350 अंकों का उछाल बनते हुए देखा है। वहीं नास्डैक की बात करें तो यहां पर भी 1.9% की बढ़त थी। तो लगातार तीसरे दिन आपने देखा जहां तक अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन बनते हुए देखा, जो फ्राइडे के मूव की मैं बात कर रहा हूं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अच्छा ही एक्शन बना था। लगभग सभी सेक्टर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन हमने फ्राइडे को भी आते हुए देखा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके साथ ही हमने देखा कुछ नतीजों का रिएक्शन आया था। एप्पल और अमेजॉन दोनों की बढ़िया नतीजे आए थे, उसकी वजह से नास्डैक में 1.9% की तेजी आपने फ्राइडे को बनती हुई देखी। और अब तक S&P 500 की करीब 56% कंपनियों ने अपने नतीजे दाखिल किए हैं। उसमें से 73% कंपनीज के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, यानी कि लगभग 3/4 जो नतीजे अब तक यूएस में आए हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो इसकी वजह से बाजारों को लगातार सहारा मिल रहा है। अब रिसेशन की बात चल रही है, मंदी टेक्निकली आप कह सकते हैं मंदी में आ गया है अमेरिका, बट व्हाइट हाउस कह रहा है, फेड कह रहा है कि ऐसी आपको मंदी दिख नहीं रही है, और डिमांड तो हम देख ही रहे हैं कि मजबूत वहां पर बनी हुई है। जुलाई के महीने की बात करें तो यूएस में हमने शानदार तेजी बनती हुई देखी है। इनफैक्ट जुलाई का जो महीना था इसमें आपने देखा डाउ में 0.7% की बढ़त आती हुई दिखी है, जो कि नवंबर 2020 के बाद का सबसे अच्छा महीना रहा है डाउ के लिए। S&P 500 यहां पर आपने 9% की तेजी बनती हुई देखी है जहां तक जुलाई का सवाल है। और नास्डैक 12.5% का उछाल आपने नास्डैक में भी आते हुए देखा है, जो कि अप्रैल 2020 के बाद सबसे अच्छा महीना यहां पर आते हुए दिखा। तो क्लियर संकेत आ रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में जो जुलाई का रिबाउंड था वो काफी मजबूत रहा है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा इस समय बाजार में बढ़ते हुए दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो जुलाई का महीना यूरोप के लिए भी अच्छा रहा, और फ्राइडे को भी हमने देखा बहुत ही अच्छे एक्शन रहा। 1 से 1.5% की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों से आती हुई देखी है। कच्चा तेल यहां पर थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है और थोड़ी गिरावट भी हुई। तो 107 108 पर जो हमें फ्राइडे को कच्चा तेल दिख रहा था वो अब आपको 104 पर ब्रेंट दिखेगा। वैसे दाम अभी भी एलिवेटेड है, कोई ज्यादा बड़ा रिलीफ वहां से आया नहीं है। सोना ये बढ़कर $1770 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है, और हमने देखा कि 3 दिनों से रुपए में भी आपने एक अच्छी मजबूती बनती हुई देखी है, तो वहां पर फोकस बना रहेगा आज का। और साथ ही बॉन्ड डील जो अमेरिका की है वो भी 2.7% के नीचे आ गई, तो थोड़ी सुस्ती वहां पर दिख रही है। पर जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट महीना है मार्केट्स के लिए और इंपॉर्टेंट हफ्ता है। जब भी महीने की शुरुआत होती है तो काफी सारा डेटा आते हुए दिखा है। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा यूएस में जॉब्स के आंकड़े। जुलाई महीने में किस तरह का रोजगार आंकड़ा आपने यूएस में आते हुए देखा है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बेरोजगारी किस लेवल पर आती है यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इसके साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व के कई रीजनल प्रेसिडेंट पिछले हफ्ते की पॉलिसी के बाद भाषण देंगे, तो आगे का उनका क्या व्यू बन रहा है, सितंबर पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ संकेत आते दिखेंगे। नतीजों के लिहाज से तो एक और अहम हफ्ता रहेगा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड इसकी पॉलिसी आती हुई देखेगी। पिछली 5 पॉलिसी से लगातार हमने देखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दरें बढ़ाई हैं, और इस बार छठी बार दरें बढ़ सकती हैं, और इस बार आधे % से दरें बढ़ सकती हैं, जो कि 1995 के बाद आप आधे % से यूके में दरें बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा जिस पर बाजार की नजर है। एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। तो काफी अहम डेटा रहने वाला है बाजार के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता भी रहेगा जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। अब एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने फ्राइडे के सेशन में क्या किया, और यहां पर आपने देखा एक बार फिर से एक्शन पैक्ड ही रहा। जहां तक एफआईएस का सवाल है, कैश में तो भरपूर खरीदारी करिए। 1000 करोड़ से ज्यादा का एफआईएस का कैश के खरीदारी का आंकड़ा आते हुए दिखा है। वहीं डीआईएस नाम मात्र यहां पर उन्होंने बिकवाली करी। एक तरह से कह सकते हैं कि फ्राइडे को डीआईएस ने डिसाइड कर लिया था कि एफआईएस को सारे मजे लेने दीजिए, डीआईएस कुछ नहीं करने वाले हैं, और बिल्कुल वैसा ही एक्शन आपको बनते दिखा। फ्यूचर्स में एक बार फिर से आपने एफआईएस की तरफ से एक्टिविटी बनते हुए देखी है। तो एफआईएस के संकेत तो ज्यादातर आपके लिए पॉजिटिव ही आते हुए दिख रहे हैं, और ये पिछले पूरे महीने
महीने, स्पेशली पिछले 2 हफ्तों से हम एफआईएस की तरफ से देख रहे हैं। तो कैसा समझना है एफआईएस की तरफ का डेटा, कैसे करनी है इस हफ्ते की तैयारी, आज की तैयारी और पिछले हफ्ते की रिबाउंड के बाद अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, आइए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। नए महीने की शुरुआत हो रही है सर, और पिछले महीने के जबरदस्त रिबाउंड के बाद एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी अभी के लिए भी हाई बनी हुई है। ओवर द वीकेंड भी ठीक ठाक ही क्यूज आते हुए दिखे थे सर, तो बताएं आज के लिए, इस हफ्ते के लिए कैसे करनी है तैयारी? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, शुरुआत मजबूती के साथ ही होगी। अभी तक तो रुझान पूरी तरह से मजबूती का बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर सिंकेज जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन दमदार तेजी हुई है और अच्छी खरीदारी वहां पर होती दिख रही है। नतीजों का सहारा मिल रहा है। आप देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा और कमजोर हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आते हुए दिखे हैं। यानी कि अमेरिका से जो भी संकेत आप देखना चाहें, लेना चाहें, वो अच्छे हैं। थोड़ी बहुत डाउन फीचर सुस्त है, हल्की फुल्की कमजोरी है, लेकिन ओवरऑल संकेत आप देखेंगे तो अमेरिका में जो तेजी बनी है हमारी उम्मीद से काफी बेहतर हुई है। अब आइए भारतीय बाजारों के बारे में। शुक्रवार को हमने एक शानदार क्लोजिंग 17,000 के ऊपर दी है। न सिर्फ 17,000 बल्कि 17,150 तक पार निकलते हुए नजर आए, तो बेहद दमदार क्लोजिंग है और बाजार तकनीकी तौर पर भी काफी मजबूत है। एफआईएस की दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है कैश मार्केट में भी, और वायदा कारोबार के नंबर भी जो एफआईएस के हैं शुक्रवार से वो काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। तो अगर हल्की फुल्की सुस्ती या कमजोरी मिली भी दिन के दौरान, तो आपको खरीदारी का मौका मिलता हुआ दिखेगा और पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार आपको रुकते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलते चले और जितना कम गैप से मिली या नीचे अगर शुरुआत होती दिखे तो आपके लिए खरीदारी के मौके होंगे। जो बढ़िया रेंज है खरीदारी के लिए, थोड़ी सी दूर आ रही है, क्योंकि शुक्रवार को आपने एक बड़ा उछाल देखा है दीप। तो 16,925 17,025 ये 100 पॉइंट की रेंज अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए नीचे की तरफ, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। इस रेंज में 100% पक्के तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 16,275 से लेकर 16,350 की हल्की फुल्की रुकावट की जगह, कोई बड़ी नहीं, छोटी सी जगह है, जहाँ तक जाने की कोशिश बाजार आज कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 37,025 37,225 बेहद मजबूत सपोर्ट है और इस रेंज में बैंक निफ्टी में भी आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनेगा। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर 37,750 37,950 नहीं कह सकते कि 38,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और एक बार 38,000 को पार करके टिके और बंद होते दिखे तो बैंक निफ्टी और अच्छी तेजी की तरफ जाने की तैयारी करेगा। तो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ बाजार में बने रहे। और दूसरी बात ये भी है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इंडेक्स में सुस्ती हो भी तब भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक्स में आपको ढेरों और भरपूर मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो इंडेक्स में अगर फिर भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी आप कंसोलिडेशन या सुस्ती देखें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज सुबह और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। ऑफ कोर्स 8 बजे तो स्ट्रैटेजी को डिटेल में और डेटा क्या कह रहा है, आगे के संकेत क्या कह रहे हैं, ये भी अनिल जी से हम समझेंगे। बट जैसा अनिल जी ने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिखने वाला है और ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड। लिस्ट छोटी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मेरे साथ नुपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कैसी खबरें रही हैं ओवर द वीकेंड नतीजों के लिहाज से और क्या क्या इंपॉर्टेंट संकेत हैं जहां पर बाजारों का जानना है। नुपुर, गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत है, बट ओवर द वीकेंड जो नतीजे पहले आए इनके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। काफ़ी सारे नतीजे आए ओवर द वीकेंड, काफ़ी बिजी वीकेंड था हमारा। तो शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ, सप्लाह के साथ शुरुआत करते हैं। काफ़ी बढ़िया नंबर आते दिखे अनुमान से जो आए हैं वहाँ पे। हालांकि 2% गिरावट थी पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर आते दिखे नंबर। जो मार्जिन है वो भी 21% के आसपास आए और जो मुनाफा है वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर आते दिखा। करीबन 700 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने अपनी पहली तिमाही में किया है। यूएस बिजनेस में भी 10% की बढ़त थी। इंडिया बिजनेस में जहां 9% की बढ़त दिखी, अनुमान था कि वहां पे थोड़ा डिक्लाइन आता दिख सकता है। एफएनओ में से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छे नतीजे आए। पहली तिमाही की जो एनआईआई है वहाँ पे 17% की बढ़त आती दिखी है। जो मुनाफा है वो 73% से बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए और जो एनपीए है वहाँ पे भी थोड़ा सुधार इस बार दिखा है कंपनी के, और जो टोटल एयूएम है वो भी 14% से बढ़कर इस बार आया है। टोरेंट फार्मा कंपनी के नतीजे काफ़ी बढ़िया। यहाँ भी अनुमान से जो रेवेन्यू है वो 10% बढ़कर आया है। जो कामकाजी मुनाफा है वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन कंपनी ने 700 करोड़ का कामकाजी मुनाफा इस बार किया है। स्ट्रीट का मानना था कि 678 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन्स भी 30% के आसपास रहे। इंडिया बिजनेस हो या यूएस बिजनेस हो, काफ़ी बढ़त आती दिखी है वहाँ भी।
डीएलएफ यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते दिखे अनुमान से। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आय में 26% की बढ़त दिखी है। कामकाजी मुनाफा जो है वो भी 5% से ऊपर बढ़कर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा मिले जुले नतीजे आते दिख रहे हैं। यहाँ पे पहली तिमाही के जो एनआईआई है वहाँ पे 12% की बढ़त आती दिखी है। ग्रॉस एनपीए में हल्का सा सुधार है, बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आते दिखाए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। खाली एनआईए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो 6.27 से कम होकर 5.89% पे आता दिखाए। रेन इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिख रहे हैं। यहाँ पे 52% से आय बढ़कर आई है। 85% की ग्रोथ दिखी है कामकाजी मुनाफे में, और जो मार्जिन है वो भी 18% से बढ़कर 22% दिखे हैं। एमसीएक्स काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। यहाँ पे 24% से आय बढ़कर आई है, और जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे 32% की ग्रोथ आती दिखी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। बट नुपुर, आज के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं नतीजों के लिए। आज भी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है और साथ ही खबरें हैं, वो बताएं। बिल्कुल, जो नतीजे निफ्टी से शुरुआत करते हैं। यूपीएल आईटीसी अपने नतीजे आज घोषित करने वाली है। वायदा कारोबार से एस्कॉर्ट्स, रैमको सीमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आते आपको दिखेंगे। एशियन पेंट पे आप नजर रखिए, क्योंकि आज कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएगी, तो एक ये स्टॉक इंपॉर्टेंट रहेगा आज बाजार में। डिविडेंड की बात करो तो भारती एयरटेल और गेल भी आज अपनी एक्स डिविडेंड की डेट है, तो यहाँ भी नजर रखना जरूरी होगा। यस बैंक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कंपनी अपने शेयर्स जारी करेगी। कार्लाइल और एडवेंट को 10% हिस्सा कंपनी बेचने वाली है, करीबन 8,900 करोड़ के आसपास। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी आज अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि कंपनी का जो स्कॉर्पियो एंड मॉडल है उसने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में कंपनी ने 25,000 और 30 मिनट में 1 लाख की बुकिंग आते देखिए। कोल इंडिया 2022-23 का कंपनी ने केपेक्स का प्रस्ताव रखा है, जो कि 12% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले। इस बार का जो टारगेट है वो है 16,500 करोड़ का। टोरेंट पावर भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने एक अधिकरण किया है WTRPL के साथ 100% शेयर्स के लिए, और इसी के चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कैमलाइन फाइन साइंसेज पे भी नजर रखिए, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी कुछ हिस्सेदारी कंपनी में बेची है। और अंत में लाओपारा, वहाँ भी डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया नुपुर, ये सारे डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे संवाददाता अमरीश भी तैयार हो रहे हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी बड़ी खबर लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपांशु। खबर ये है कि स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबर, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर कई सारे घरेलू कंपनीज ने शिकायत की थी डीजीटीआर में, और ये कहा था कि इंडोनेशिया से, थाईलैंड से और यूरोपियन यूनियन से लगातार इसकी डंपिंग हो रही है। बावजूद इसके कि इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, इसकी जो डंपिंग है वो बढ़ती जा रही है, और जो घरेलू इंडस्ट्री की लागत है उससे कम कीमत पर इसको डंप किया जा रहा है। इसको लेकर जब पिछली बार डीजीटीआर ने जांच की थी तो 30 मई को सिफारिश की थी, और वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस जो अवधि है इसके एंटी डंपिंग ड्यूटी की उसको बढ़ा दिया था। दोबारा की जब अर्जी आई तो उस पर डीजीटीआर ने जो जांच की है उसमें ये पाया है कि जब एंटी डंपिंग ड्यूटी की हम मियाद बढ़ाते हैं उसके बाद और ज्यादा मात्रा में डंपिंग हो रही है। ऐसे में डीजीटीआर ने ये सुझाया है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाएगा, और कम से कम उसको 5 साल के लिए लगाया जाए। इस तरह की व्यवस्था वित्त मंत्रालय को देखनी चाहिए, और सिफारिश की जा चुकी नोटिफिकेशन का डीजीटीआर ने जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वित्त मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिलेगी, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी इस तरह के मामलों में कोई भी फैसला लेने में देरी नहीं कर रहा है आजकल जब ट्रेंड चल रहा है। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जितनी भी टायर कंपनीज हैं वो करती हैं, कन्वेयर बेल्ट बनाने में, जूता बनाने में, या इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने में होता है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी है वो टायर कंपनीज ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो जितनी भी टायर कंपनीज है देश की, जो कि जेके टायर है, सीएट है, एमआरएफ है, इस तरह की कंपनीज पर इसका बड़ा असर हो सकता है। आपके लिए बड़ी खबर जो इस समय आती हुई दिख रही है, टायर कंपनीज यहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। यहां पर एक बड़ा बूस्ट आते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो टायर स्टॉक्स पर आपको करना है फोकस, बट साथ ही फोकस बनाए रखिए जहां तक आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स का सवाल है। और चॉइस ब्रोकिंग, इन्होंने हमें कॉल्स भेजी हैं। सबसे पहले तो इन्हें पसंद आ रहा है सुवेन लाइफ, यहां पर रखिएगा नजर, खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा भी कि फार्मा शेयर्स में आपने थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा था। स्टॉप लॉस होगा आपका 69 और टारगेट आपको रखना है 77 का। आनंद राठी सिक्योरिटीज, इन्हें पसंद है HCL टेक्नोलॉजीज, खरीदारी करके चलिए।
स्टॉप लॉस 935 और टारगेट 980। तो दो बैक टू बैक डिफेंसिव स्पेस से आपके लिए कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज, टाटा मोटर्स, यहां पर मोमेंटम वापस इन्हें आते हुए दिख सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 442 का स्टॉप लॉस, 464 का टारगेट। कमिंस, यहां पर भी पॉजिटिव व्यू उनका बन रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन बनते हुए वैसे भी देखा था। 1205 का होगा स्टॉप लॉस और 1265 का टारगेट, यहां पर भी करनी है खरीदारी। तो अच्छा मोमेंटम है बाजार का और आप देख रहे हैं कि लगातार भरोसा बना हुआ है, बाय कॉल्स आ रही हैं। पर समझते हैं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की स्ट्रैटेजी और कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं तैयार। नीलेश, गुड मॉर्निंग। नए महीने की शुरुआत और पिछले महीने तो जबरदस्त एक्शन देखा हमने बाजार में, नई सीरीज के लिए भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय बनी रहेगी? फिलहाल तो एसजीएक्स निफ्टी का भी सपोर्ट दिख रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेटअप अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से निफ्टी ने एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके साथ साथ निफ्टी अपनी सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसको पार करता हुआ नजर आ रहा है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। हालांकि अब यहाँ से जो मोमेंटम की स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बड़ा मूव ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। एक्सपायरी के चलते काफी सारे शॉर्ट्स ऑलमोस्ट कट चुके हैं और जिस हिसाब से 17,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सेशन में भी, तो वही यही इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है वो एटलीस्ट 17,300 से 17,500 की ओर तक जाना चाहिए। और इमीडिएट बेसिस अगर निचले स्तरों पर सपोर्ट की बात करें तो 17,100 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और 17,250 से 17,300 तक का इमीडिएट मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसके बाद 17,500 का नेक्स्ट टारगेट होगा। जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि 17,000 से लेके 17,500 की नई रेंज निकल के आ रही है। तो 17,500 की नई रेंज निकल कर आ रही है। थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर ऑफकोर्स ये व्यू है, बट फिलहाल यहां से 100 से 150 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी में आपको बनती हुई दिख सकती है। ये क्लियर संकेत आ रहे हैं बाजार के सेटअप से। बैंक निफ्टी हमने देखा अच्छी लीडरशिप संभाली हुई है नीलेश बैंक निफ्टी में, क्या ये भी मेंटेन रहेगी अभी? बिल्कुल दीपांशु, देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी लग रहा है कि यहाँ से लीड करता हुआ नजर आना चाहिए। एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 38,000 के हैं और इमीडिएट बेसिस पे 37,700 के टारगेट को ध्यान में रख के बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 37,200 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा और जो अब नई रेंज बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रही है वो है 37,000 से लेकर 38,000 तक की बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे भी बरकरार रखनी चाहिए। ओके, अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएं नीलेश। दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले यूपीएल को खरीद के चलने की सलाह होगी। एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। 730 का स्टॉप लॉस होगा, 760 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बलरामपुर चीनी। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। 386 का स्टॉप लॉस होगा, 410 से 420 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो यूपीएल और बलरामपुर चीनी एग्री थीम से दोनों है कनेक्टेड एंड ऑफ कोर्स यूपीएल के तो आज नतीजे भी आने वाले हैं, तो ये स्टॉक तो मोमेंटम में रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। आइए, ये तो रही इक्विटीज का सवाल, बट कमोडिटी बाजार में भी जबरदस्त एक्शन हमने बनते हुए देखा है। आइए इस एक्शन को समझते हैं और इस हफ्ते कहां करनी है तैयारी। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ हैं तैयार। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो गोल्ड और सिल्वर में हमने रिबाउंड आते हुए देखा है, पिछले हफ्ता अच्छा रहा और अभी भी संकेत वहां पर बने हुए हैं, यहाँ पर अपनी रणनीति बताएं। सर जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, डॉलर इंडेक्स में हमने जो करेक्शन देखी है, खास करके एक नेगेटिव जीडीपी ट्रेंड के बाद, तो उसके चलते हमने गोल्ड और सिल्वर में उछाल आते हुए देखा और ऐसा लगता है कि ये उछाल कंटिन्यू रहेगा। 1800 से 1805 डॉलर्स तक स्पॉट गोल्ड के जाने की पॉसिबिलिटी है और 20.5 डॉलर्स तक सिल्वर की। तो उसके चलते बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस 51,250 पे बाइंग की सलाह दूंगा और अपसाइड 51,600 के लेवल देखने मिलेंगे गोल्ड में, और जबकि चांदी में ऐसा लगता है कि 59,000 के करीब के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर जहां पर आपको रखनी है नजर। 59,000 के करीब अब सिल्वर जाने की तैयारी कर रहा है। कच्चे तेल पर आपका क्या राय है? जी, काफी वॉलेटिलिटी है कच्चे तेल में, क्योंकि मिक्स फंडामेंटल्स है एज ऑफ नाउ। लेकिन बाइंग ऑन डिप की एक सलाह देना चाहूंगा। जब भी डीपर रिट्रेसमेंट हो तो वहां से बाय करना फीजिबल रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस 7,700 के आसपास M6 क्रूड ऑयल जो है वो बाय किया जा सकता है और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 8,000 के लेवल जो हमें फ्राइडे को देखने मिले थे वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। थोड़ा रिलेटिवली डीपर स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 7520 के आसपास।
ओके, तो यहाँ पर कच्चे तेल पर भी रखी नजर, खरीदारी की ही राय बनी हुई है फिलहाल, और 8,000 के पार वापस जाते हुए दिख सकता है तेल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर बाय कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। आइए फिर बढ़ते हैं आगे, और आज के लिए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं, एफआईआईज क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस पर, ये जान लेते हैं। सिप्ला, इसके आए हैं नतीजे। जेफरीज बाई की रेटिंग तो बरकरार है, बट टारगेट को इन्होंने काटा है, 1156 है, हल्की फुल्की गिरावट है, 12 रुपए ही काटा है टारगेट। सिटी, यहां पर बाय कॉल है आपके लिए, 1170 का टारगेट, और एचएसबीसी 1180 का टारगेट। तो लगभग सेम ही टारगेट इन सभी ब्रोकरेजेस का आ रहा है। नोमुरा का भी 1200 के आसपास का टारगेट है, तो सेम ही रेंज में आपके लिए टारगेट आते हुए दिख रहा है, बट सबका पॉजिटिव व्यू बना हुआ है जहां तक सिप्ला का सवाल है। एचडीएफसी, इस पर नोमुरा का बाय कॉल है और टारगेट इनका 2850 का है। एचएसबीसी, इनकी भी बाय कॉल है, बट 10 रुपए से इन्होंने टारगेट घटाया, उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है, 2860 से घटाकर 2850 का टारगेट किया है। मैक्वायरी, आउट परफॉर्म रेटिंग और 2850 का टारगेट। तो अगेन हम देख रहे हैं सेम ही रेंज में इन तीनों ब्रोकरेजेस के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है और बुलिश ही व्यू बना हुआ है। सन फार्मा, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, नतीजे भी अनुमान से काफी बेहतर है, सरप्राइजिंग आउट परफॉर्मेंस आती हुई देखी, 1032 का टारगेट। जेफरीज, यहां पर इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 1020 से 1090 का इन्होंने टारगेट कर दिया है। सिटी, यहां पर भी इनकी बाय कॉल है, 1150 का टारगेट दिखा है, और एचएसबीसी, इन्होंने भी खरीदारी की राय दी है और टारगेट 1055 से बढ़ाकर 1120 का कर दिया है। नोमुरा का 1094 का टारगेट है। अगेन सिमिलर रेंज में पॉजिटिव व्यू के साथ आपके लिए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी नतीजों पर रिएक्ट करेगा, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, टारगेट यहां पर 140 से बढ़कर 155 का कर दिया है। जेपी मॉर्गन, ये ओवरवेट है, 130 का टारगेट है। एनटीपीसी की बात करें तो एचएसबीसी, यहां पर बाय व्यू उनका आ रहा है, टारगेट 185 से बढ़ाकर 190 का कर दिया। तो लगभग सभी नतीजे जो हैं ब्रोकरेज को पसंद आए हैं और अच्छे टारगेट्स बाय रेटिंग्स के साथ आपके लिए आ रहे हैं। ये तो रहा पूरा मॉर्निंग का सेटअप, और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी नजर, खबरों के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, और आज की स्ट्रैटेजी। बट ट्रेडर्स डायरी आपके लिए आ रहा है और फिलहाल अच्छे क्यूज ही दिख रहे हैं। तो आज कौन से स्टॉक्स हैं जो निवेश के लिए वायदा बाजार में खबरों के दम पर और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट आइडियाज अच्छे रह सकते हैं, ये बताएंगे आपको आने वाले आधे घंटे में।